back to my channel. If you're new to this channel, hi, this is Komal from Study with Kips. I would really be happy if you take a moment and subscribe to my channel. In our today's class, we'll discuss the topic excretion in human beings as well as in plants. This is of the chapter Life Processes of class 10th. So let's start our today's class. The first topic is excretion. What is meant by excretion? Excretion is the removal of waste from our body. अभी हमने न्यूट्रिशन में भी डिस्कस किया था कि हम बॉडी में से जो फूड इनटेक कर रहे हैं उससे जो वेस्ट बनेगा उसको रिमूव कर देंगे. दैट वॉज इजेशन एंड नॉट एक्सक्रीशन. वो क्या था? इजेशन. मतलब अगर हम फूड का वेस्ट निकाल रहे हैं अपनी बॉडी से सो दैट वुड बी इजेशन और उसे हम डेली की लैंग्वेज में बोलते हैं शिटिंग. बट एक्सक्रीशन जो होगा दैट इज नॉट शिटिंग. एक्सक्रीशन इज बेसिकली यूरिनेटिंग. जो भी वेस्ट हमारी बॉडी से थ्रू यूरिन निकलता है दैट इज एक्सक्रीशन एंड जो शिटिंग से वेस्ट निकलेगा दैट इज इजेशन. तो हम इजेशन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एक्सक्रीशन की. कि जो सेल ने वेस्ट बनाया, सेल का जो वेस्ट बना वो था यूरिया, यूरिक एसिड. दैट इज नॉट गुड फॉर आवर बॉडी. अगर हमारी बॉडी के लिए ये वेस्ट ठीक नहीं है तो इसको फटाफट निकालना पड़ेगा बॉडी में से. अदरवाइज अगर ये टॉक्सिक वेस्ट हमारी बॉडी में रहे तो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा. सो द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड फ्रॉम आवर बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन. तो हम एक्सक्रीशन की बात करेंगे इन ह्यूमन बीइंग्स एज वेल एज इन प्लांट्स. तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स. ह्यूमन बीइंग्स में जो एक्सक्रीशन होती है उसके जो सिस्टम के कंपोनेंट्स होंगे दैट वुड बी किडनी. और किडनी के पार क्या होगा? किडनी से दो पाइप निकल रहे हैं, उन पाइप्स को हम बोलते हैं यूरेटर. हमारी बॉडी में दो किडनीज होती हैं एंड दे आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन. मतलब जहां पर आपने देखा होगा जहां पर स्टमक लोकेटेड था, स्टमक के नीचे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन लोकेटेड थे, वो फ्रंट साइड पे है. जो बैक साइड पे होगा मतलब स्टमक की बैक साइड पे जो होगा यहाँ पर लिवर था, लिवर के नीचे आती है किडनी, इसीलिए इसकी पोजीशन थोड़ी सी नीचे होती है इस वाली किडनी की और ये वाली किडनी थोड़ी सी ऊपर होती है. तो बेसिकली किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन एंड इन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन. लोअर पार्ट एंड द ऑपोजिट पार्ट, मतलब फ्रंट में नहीं होगा, ये ऑपोजिट पार्ट में होगा. और अगर हम बात करें एक्सक्रीटरी सिस्टम की तो इट कंसिस्ट ऑफ टू किडनीज. और किडनीज की शेप कैसी बनाई है मैंने? बीन शेप, राजमा जैसी आपको शेप लग रही होगी किडनीज की. और किडनीज आर द मेन फिल्ट्रेटिंग सिस्टम. मतलब जो हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे ब्लड में जो भी वेस्ट आ रहा है यूरिया और यूरिक एसिड उसे फिल्टर करने का काम कौन करेगी? किडनीज. अब हम देखेंगे जो किडनीज ने वेस्ट निकाल दिया वो इन दो पाइप से कहाँ कलेक्ट हो रहा है? यूरिनरी ब्लैडर में. यूरिनरी ब्लैडर, यूरेटर वो दो पाइप्स है और जहां कलेक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर. मतलब यूरिन जो वेस्ट है उसको स्टोर करने के ब्लैडर को क्या बोलेंगे? यूरिनरी ब्लैडर. और इसकी जो ओपनिंग होगी जहां से ये बाहर निकल जाएगा दैट इज नोन एज यूरेथ्रा. तो किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा. और यूरिनरी ब्लैडर जो होता है इट इज अंडर आवर कंट्रोल. ये नर्वस होता है, नर्वस टिश्यू के अंदर फॉल करेगा तो ये हमारे कंट्रोल में होता है. दैट इज द रीजन वी कैन कंट्रोल द नीड टू यूरिनेट, वी कैन कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट. अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आप उस अर्ज को कंट्रोल कर सकते हो, थोड़ी देर के लिए डिले कर सकते हो, हाफ एन आवर 1 आवर के लिए, बिकॉज दिस इज अंडर आवर कंट्रोल. ये हमारे कंट्रोल के अंदर है. वॉलंटरी काम होगा, ये इनवॉलंटरी नहीं होगा, हमारे कंट्रोल के अंदर होगा कि हम कब यूरिनेट करना चाहते हैं. सो किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड द लास्ट वन इज यूरेथ्रा. अब हम देखेंगे कि किडनीज में ऐसा क्या होता है. हमने अभी हार्ट की फंक्शनिंग की थी. अगर आपने हार्ट की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले ट्रांसपोर्टेशन की वीडियो देखो, उसके बाद आपको ये कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. ट्रांसपोर्टेशन में हमने देखा था कि जो हार्ट होता है वो पूरी बॉडी को पंप करता है, उसमें ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स में. हार्ट जो पंप करता है पूरी बॉडी पार्ट्स में वो किस ब्लड वेसल के थ्रू करता है? थ्रू आयोटा. आयोटा के थ्रू ये सारे बॉडी पार्ट्स में जा रहा है. अब आयोटा यहाँ पर भी है
आयोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी। आर्टरी लाती है प्योर ब्लड हर बॉडी पार्ट में, तो आर्टरी प्योर ब्लड ला रही है। प्योर ब्लड का मतलब है ब्लड में क्या है अभी, ऑक्सीजन। ब्लड में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन ब्लड सारे बॉडी पार्ट्स के पास लेकर जा रहा है। तो हम बात कर रहे हैं, अगर आयोटा किडनीज में एंटर करता है तो उसका नाम बदल दिया जाता है। जैसे रीनल एक वर्ड होता है दैट इज यूज्ड फॉर किडनीज, मतलब ये पाइप जो था ये था आयोडाइन, पर जैसे इसने किडनी में एंटर किया इसका नाम चेंज हो गया। इसका नाम क्या हो गया, रीनल आर्टरी, क्योंकि आयोटा भी एक आर्टरी थी और जो आर्टरी किडनी में ब्लड लेकर जा रही है उसे हम बोलेंगे रीनल आर्टरी। और नॉर्मली वीना कावा लेकर जाती है सारे बॉडी पार्ट से, क्योंकि वो वेन है। तो जो वेन किडनी से ब्लड लेकर जाती है उसके लिए स्पेशल नेम हो गया दैट इज रीनल वेन। मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड ला रही है रीनल आर्टरी, वैसे आयोटा ला रही थी, किडनी में एंटर करते उसका नाम क्या हो गया, रीनल आर्टरी। और CO2 वाला ब्लड कौन लेकर जा रही है, रीनल वेन, वैसे इसका नेम वेना कावा होता है, तो क्योंकि ये किडनी से रिलेटेड है तो यहाँ पर हम इसे क्या बोल रहे हैं, दिस इज रीनल वेन। वरना आप देखो बाद में इसे रीनल आर्टरी को आयोटा ही बोला हुआ है और रीनल वेन को क्या बोला हुआ है, वेना कावा, क्योंकि वेना कावा ही है रीनल वेन, बस उसका नाम जब किडनीज में एंटर करते हैं तो रीनल वेन हो जाता है। और अगर हम बात करें कि किडनीज में ऐसा क्या होता है कि ब्लड प्यूरिफाई हो जाता है। एक और चीज, जब हम लंग्स की बात कर रहे थे तब हम प्योर ब्लड बोल रहे थे जो कार्बन ऑक्सीजन रिच होगा, और इम्प्योर ब्लड कौन सा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिच। अब प्योर ब्लड वो होगा, ऑक्सीजन वाले को हम प्योर नहीं बोल रहे। अब जिसमें मेटाबॉलिक वेस्ट यूरिया और यूरिक एसिड है वो हो जाएंगे हमारे लिए इम्प्योर ब्लड, और जिसमें ये दोनों नहीं होंगे वो ब्लड कैसा होगा, प्योर। अब हम देखेंगे जो रीनल आर्टरी है वो प्योर ब्लड ला रही है इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, पर उस ब्लड में यूरिया और यूरिक एसिड है, तो यूरिया और यूरिक एसिड को फिल्टर कैसे करेगी बॉडी, अब हम वो देखेंगे। किडनी में ऐसा क्या होता है कि वो फिल्टर कर पाती है। किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स आर नोन एज फिल्ट्रेटिंग यूनिट। नेफ्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेटिंग यूनिट, क्योंकि किडनी में जो फिल्टर करने का काम करते हैं वो नेफ्रॉन्स होते हैं। मैंने बोला आता है ब्लड जिसमें होता है सब कुछ यूरिया और यूरिक एसिड, पर जो ब्लड जाता है उसमें यूरिया और यूरिक एसिड नहीं होता। मतलब किसने फिल्टर किया ब्लड को, किडनीज ने। तो किडनीज में ऐसा क्या होता है कि वो ब्लड को फिल्टर कर पाती है, इट हैज यूनिट्स कॉल्ड फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। और अगर हम नेफ्रॉन्स की बात करें तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। नेफ्रॉन में क्या होता है, नेफ्रॉन में देयर इज फर्स्ट ऑफ ऑल बोमेन्स कैप्सूल। कौन सा कैप्सूल होगा, बोमेन्स कैप्सूल। ये आपको शेप दिख रही होगी एक कैप्सूल जैसी, तो दिस इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल। और यहां पर आपको कैपिलरीज दिख रही हैं, इन कैपिलरीज को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो आप देखो रीनल आर्टरी से ब्लड कहां जा रहा था, किडनी के अंदर। रीनल आर्टरी से जब पर ब्लड किडनी के अंदर जाता है और वो नेफ्रॉन के अंदर जाएगा, जब वो नेफ्रॉन के अंदर जाता है तो आर्टरी की सब डिवीजन को हम बोलते हैं आर्टीरियोल, और उस आर्टीरियोल को बोलते हैं एफेरेंट आर्टीरियोल। मतलब आयोटा रीनल आर्टरी बोल रहे हैं। रीनल आर्टरी से जब नेफ्रॉन में एंटर करता है उसे क्या बोल रहे हैं, एफेरेंट आर्टीरियोल। एफेरेंट आर्टीरियोल की जो ट्यूब होती है वो थोड़ी सी वाइडर होती है, और एक ट्यूब होती है एफेरेंट आर्टीरियोल। एफेरेंट और एफरेंट। एफरेंट आर्टीरियोल की ट्यूब पतली होती है। अब देखो होगा क्या, ब्लड आ रहा है यहां से आ रहा है यहाँ पर, हाई प्रेशर में जा रहा है, क्योंकि यहाँ की ट्यूब मोटी है और यहाँ की ट्यूब पतली है। तो इन दोनों में क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस। यहां से जैसे ही आ रहा है तेज जा रहा है, तेज जा रहा है, तेज जा रहा है। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से ब्लड के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। हमने देखा था ब्लड प्लाज्मा होता है, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, अभी हम देख रहे हैं यूरिया भी होता है, यूरिक एसिड भी होता है। तो कुछ कंपोनेंट्स, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस है तो कुछ कंपोनेंट यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, क्योंकि अगर एक जगह से पानी दूसरी जगह पे फ्लो करता है तो आपने देखा होगा जो उसके अंदर डस्ट वगैरह होगा या कुछ भी चीज होगा वो साइड पे सेटल हो जाएगा। यही सेम चीज यहाँ पर हो रही है, क्योंकि ब्लड डिफरेंट प्रेशर से जा रहा है, लो प्रेशर टू हाई प्रेशर मूव कर रहा है। तो डिफरेंट प्रेशर में मूव करने की वजह से क्या होगा, कुछ सब्सटेंसेस यहाँ पर फिल्टर हो जाएंगे, और उस प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन।
उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि ब्लड के कंपोनेंट्स फिल्टर हो गए। अब आरबीसीज वगैरह फिल्टर नहीं होते, ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब फिल्टर हो जाते हैं। फिल्टर होके ये सब बोमेन्स कैप्सूल से यहाँ पर आ गए। इस फिल्ट्रेट को हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, क्योंकि ग्लोमेरुलस जो कैपिलरीज थी उसने इसे फिल्टर किया। अब इसके बाद यहां से भी हमने देखा, मैंने आपको बोला ग्लूकोज भी आ गया इसके अंदर। यूरिया और यूरिक एसिड हमारे लिए वेस्ट है, पर ग्लूकोज तो हमने इतनी मेहनत से लिया है, एनर्जी ली है, फूड से भी लिया है, क्या उसे भी यूरिन के थ्रू जाने दें? नहीं जाने देंगे उसे हम। तो उसे हम बचाएंगे, कैसे बचाएंगे? यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर होता है ये होता है ट्यूबुलर पार्ट। ये होगा बोमेन्स कैप्सूल, ये होगा ग्लोमेरुलस, ये होगा ट्यूबुलर पार्ट। ट्यूबुलर के पार्ट, इस पार्ट को हम बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट। तो हम देख रहे हैं बोमेन्स कैप्सूल में सबसे पहले क्या हुई? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बाद क्योंकि यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस था तो कुछ यूजफुल चीजें यहाँ पर आ गई। जो यूजफुल चीजें यहाँ पर आई है उसे हम वेस्ट में नहीं जाने देंगे। उसे अगर हम वेस्ट में नहीं जाने देंगे तो सेकेंड प्रोसेस होगा रीएब्सॉर्प्शन, और ये सिलेक्टिव होता है। सब कुछ रीएब्सॉर्ब नहीं करना, हमें कुछ अच्छी चीजों को रीएब्सॉर्ब करना है, जैसे ग्लूकोज। तो यहाँ पर ग्लूकोज वगैरह एब्सॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप देखो एफरेंट आर्ट्रियोल है, ये एफरेंट है, दोनों आर्टरीज ही, मतलब ऑक्सीजन वाला ब्लड ही कैरी कर रही है। ये ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी कर रही है, ये ऑक्सीजन वाला ब्लड कैरी कर रही है। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये ब्लड कैपिलरीज है और ये ट्यूबुलर पार्ट है, इस ब्लड में भी कुछ यूरिया यूरिक एसिड हो सकता है जो यहाँ पर नहीं आया हो, तो ये भी ट्यूबुलर पार्ट भी अगर कोई ब्लड कैपिलरीज में वेस्ट हो तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को सिक्रीट कर देता है। तो थर्ड पार्ट क्या होगा? सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन हम बोल सकते हैं, जिसमें कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट हो वो सिक्रीट होता है। वेस्ट प्रोडक्ट ना हो तो ट्यूबुलर पार्ट कुछ आयंस को सिक्रीट करता है, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, कुछ आयंस को सिक्रीट करता है, ताकि जो यूरिन है उसका जो पीएच है, मतलब ना ही ज्यादा एसिडिक ना ही ज्यादा बेसिक, पीएच की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या रहे? मेंटेन। और यहाँ पर कुछ अमाउंट ऑफ वाटर भी रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पर एफरेंट आर्ट्रियोल से एफरेंट में, क्योंकि ये हाई प्रेशर पे जा रहा था, तो ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस कुछ चीजें फिल्टर हो गई, जल्दी जल्दी में कुछ आ गई, गलती से ग्लूकोज भी आ गया। तो पहले क्या हुआ? अल्ट्राफिल्ट्रेशन। फिर ग्लूकोज क्योंकि हमारे लिए जरूरी है तो उसका क्या हो गया? सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन। अब ये जो ब्लड कैपिलरीज हैं ये कुछ से क्या सिक्रीट कर देंगी? कोई ना कोई वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिया यूरिक एसिड हो तो ये भी सिक्रीट कर देंगी, और कुछ आयन सिक्रीट होते हैं ताकि इसकी कॉन्सेंट्रेशन बनी रहे। तो अब यहाँ से वेस्ट आ रहा है, ग्लूकोज तो रीअब्सॉर्ब हो गया, फिर वेस्ट आ रहा है, फिर वेस्ट, सारा का सारा वेस्ट कहाँ कलेक्ट हो जाता है? इन कलेक्टिंग डक्ट। जो ये ट्यूबुलर पार्ट होती है ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, स्टिल आई एम टेलिंग यू। दिस इज पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। दिस इज डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब। पीसीटी मतलब पहला, जो पहले आया, डीसीटी मतलब दूर वाला जो बाद में आया, और बीच वाले को हम बोलते हैं लूप ऑफ हेनरी। आप इसे सिंपल ट्यूबुलर पार्ट भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जो ये ब्लड आ रहा था ये आर्टरीज में आ रहा था, आर्टरी से ब्लड आता है ऑक्सीजनेटेड, पर फिर भी इसमें क्या था? यूरिया और यूरिक एसिड, जो किडनी ने फिल्टर कर दिया। अब क्योंकि सेल्स ने इसे यूज कर लिया है तो ये ब्लड कैसा हो गया होगा? डीऑक्सीजनेटेड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से कहां चला जाएगा? रीनल वेन के थ्रू बाहर। मतलब किडनी का काम था, उसने ऑक्सीजन वाला ब्लड लिया, CO2 वाला रिलीज किया, ये तो सारे सेल्स कर रहे हैं, पर किडनी ने एक और काम किया। किडनी ने जो ब्लड में यूरिया यूरिक एसिड थे उसे अपने नेफ्रॉन के थ्रू फिल्टर कर लिया, ग्लूकोज वगैरह एब्जॉर्ब कर लिया, और जो यूरिन बचा उसे कहाँ डाल दिया? कलेक्टिंग डक्ट में। ये भी पूरा नेफ्रॉन है, और इसने जो ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट किया, मतलब CO2 में कन्वर्ट किया, वो किसके थ्रू चला जाएगा? रीनल वेन के थ्रू। ये आया किसके थ्रू था? रीनल आर्टरी, जो फर्दर डिवाइड हो गई थी एफरेंट आर्टेरियोल में, या फिर एफरेंट या फिर एफरेंट आर्टेरियोल में। उसके बाद ये सारा कहाँ चला जाएगा? फिर से रीनल वेन। अब ये स्ट्रक्चर था एक नेफ्रॉन का, यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट हो गई। अब कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन कलेक्ट हो चुका है, सारा वेस्ट प्रोडक्ट जो भी है वो कलेक्ट हो चुका है। अब ये कलेक्ट होने के बाद यूरिटर, यहाँ पर 2 पाइप्स हैं, इन 2 पाइप के थ्रू कहाँ कलेक्ट हो जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर जो होगा वो हमारे कंट्रोल के अंदर होगा, मतलब हम कंट्रोल कर सकते हैं अर्ज को।
इसके बाद जैसे ये ब्लैडर कंप्लीटली फिल हो जाएगा, जैसे ही अर्ज होगी, यूरेथ्रा की ओपनिंग के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। तो जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट थे हमारी बॉडी में उसे हमने रिमूव कर दिया, और जो भी अच्छे सब्सटेंसेस थे जो निकल सकते थे बस प्रेशर की वजह से आ गए थे, उनको हमने रीएब्सॉर्ब भी कर दिया। बाकियों को फिल्टर, रीएब्सॉर्ब और सिक्रीशंस की इसने, और कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट करके कहाँ सेंड कर दिया, यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में। आई होप आपको एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स अभी तक समझ आया होगा। नाउ वी विल डिस्कस एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, ऑल्सो व्हाट इज हेमोडायलिसिस। मतलब अगर किसी ह्यूमन बीइंग की किडनी वर्क करना बंद कर देती है या फिर किडनी फेलियर के केस में क्या होगा, क्योंकि किडनी का काम क्या है, टू रिमूव नाइट्रोजीनियस वेस्ट लाइक यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम दी बॉडी। अगर किडनी नहीं हुई और यूरिया और यूरिक एसिड हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहा तो ये हमारे लिए तो बहुत डेंजरस हो जाएगा। तो इसको रिमूव करने के लिए देयर इज अ प्रोसेस इन्वॉल्व एंड दैट इज हीमोडायलिसिस। आपने सुना होगा जो लोग एजेड हो जाते हैं उनका डायलिसिस स्टार्ट हो जाता है जब किडनी फंक्शन नहीं करती है। तो इसमें होगा क्या, जैसे मान लो ये एक पर्सन है और ये एक सॉल्यूशन है, एक पर्सन से हम ब्लड निकाल रहे हैं उसके हैंड से और उसको पास कर रहे हैं एक सॉल्यूशन से। अब इस सॉल्यूशन में होगा क्या, यहाँ पर जो पूरा सॉल्यूशन है, इट्स स्ट्रक्चर, इट्स कंपोजिशन इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा। मतलब इसकी जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल ब्लड प्लाज्मा की जैसी है। और ब्लड प्लाज्मा में क्या होता है, सब कुछ होता है एक्सेप्ट देयर इज अ डिफरेंस, एक्सेप्ट नाइट्रोजीनियस वेस्ट। मतलब जो इस बंदे का ब्लड आ रहा है वो भी ब्लड है, और यहां पर भी क्या है, पूरा ब्लड ही है, ब्लड प्लाज्मा ही है। पर डिफरेंस क्या है इसमें और इसमें, इसमें डिफरेंस यहाँ पर ये होगा कि यहाँ पर नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं है, और जो इस ह्यूमन बीइंग से ब्लड आ रहा होगा उसमें यूरिया और यूरिक एसिड है। तो क्या होगा, आपको एक नॉर्मल प्रोसेस पता होगा, डिफ्यूजन। इस बेसिक प्रोसेस में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पर अगरबत्ती इंसेंस स्टिक जलाती हूँ तो उसकी फ्रेग्रेंस पूरे रूम में स्प्रेड हो जाती है। इसका मतलब यहाँ मैंने जलाई तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कैसी हो गई, हाई। यहाँ कैसी है, लो, तो हाई से लो मूव कर गई। यहाँ हाई हो गई, नेक्स्ट कैसी है, लो, तो हाई टू लो, फिर हाई टू लो, ऐसे ये मूव करता रहता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन। अब इस ह्यूमन बीइंग के जो ब्लड है उस ब्लड में नाइट्रोजीनियस वेस्ट है और यहाँ पर नाइट्रोजीनियस वेस्ट नहीं है। तो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू नाइट्रोजीनियस जो भी वेस्ट था, यूरिया, यूरिक एसिड, वो सारा कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। और फिर से जो बचा इसका ब्लड, सब कुछ चला गया वेस्ट, और वो फिर से कहाँ कर देते हैं, एक और इंजेक्ट किया होता है उसके हैंड में ही, इम्प्योर ब्लड लिया जिसमें यूरिया यूरिक एसिड था, पास किया और ब्लड प्योर उसकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। पर अगर आपको याद हो, ये तो सिर्फ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुआ, एक प्रोसेस और इन्वॉल्व होता था, दैट वाज रीअब्जॉर्प्शन। अब ऐसा भी तो हो सकता है ब्लड प्लाज्मा में भी ग्लूकोज है तो ग्लूकोज इसकी बॉडी से रिमूव हो जाए, मतलब रीअब्जॉर्प्शन हो ही ना किसी भी चीज की। जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका रीअब्सॉर्ब होना हमारी बॉडी में बहुत जरूरी है। किडनीज क्या करती थी, वाटर वगैरह को हमारी बॉडी में रीअब्सॉर्ब कर देती थी, ग्लूकोज को रीअब्सॉर्ब कर लेती थी। तो आर्टिफिशियल किडनी और नॉर्मल किडनी में यही डिफरेंस होता है कि है देयर इज नो रीअब्सॉर्प्शन इन्वॉल्व, और नॉर्मल किडनी वर्क करती है तो रीअब्सॉर्प्शन इन्वॉल्व होती है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ से देखो, जैसे बार बार यहाँ पर यूरिया यूरिक एसिड जाता जा रहा है तो एक पॉइंट के बाद तो यही हो जाएगा यूरिया यूरिक एसिड। तो फिर अगर ब्लड पास करेगा तो कुछ निकलेगा ही नहीं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो सेम हो गई। कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंट होना जरूरी होता है डिफ्यूजन के लिए। तो इस केस में होगा क्या, हमें बार बार इस सॉल्यूशन को फ्रेश करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, और जो वेस्ट सॉल्यूशन हो उसे थ्रो करना पड़ता है। मतलब इस डायलिसिंग सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हमको बार बार चेंज करनी होती है, कि जैसे यूरिया यूरिक एसिड आया आपको उसको रिमूव कर देना है, ताकि ब्लड की कंपोजिशन पहले जैसी हो जाए, एक्सेप्ट नाइट्रोजीनियस वेस्ट, प्लाज्मा की तरह हो जाए जिसमें नाइट्रोजीनियस वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। आई होप आपको हीमोडायलिसिस का प्रोसेस समझ आया होगा। आफ्टर दैट नाउ वी विल डू एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते होंगे, क्योंकि वो रिस्पायर कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहे हैं। तो प्लांट्स में भी क्या होना चाहिए, एक्सक्रीशन। और हमने देखा था फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट्स टेक इन CO2 और वाटर लेते हैं और क्या निकाल देते हैं, ऑक्सीजन।
तो प्लांट के लिए ऑक्सीजन कैसा हो गया, वेस्ट मटेरियल जो निकलता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और जो वाटर होता है वो ट्रांसपिरेशन की वजह से स्टोमेटा के थ्रू निकलता रहता है। नेक्स्ट इज प्लांट का अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट हो तो अपने क्लास 9th में किया होगा, वैक्यूल होते हैं जो स्टोर करने के लिए काम आते हैं वेस्ट मटेरियल को। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे स्टोर कर लेता है, वैक्यूल की फॉर्म में या फिर उन लीव्स की फॉर्म में, क्योंकि प्लांट्स के सेल्स डेड होते हैं तो लीव्स की में डेड सेल्स में उसने उसे स्टोर कर लिया और लीव्स शेड हो जाएंगी, शेड हो गई तो उसने अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को छोड़ दिया। नेक्स्ट होगा प्लांट्स में एक स्ट्रक्चर होता है जो स्टिकी सा होता है, दैट इज रेजिन्स एंड गम्स। तो प्लांट्स वेस्ट मटेरियल इस फॉर्म में भी सिक्रीट कर देते हैं, या फिर अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको वो सॉइल में एक्सक्रीट कर सकते हैं तो उसमें कर देंगे। और रेस्पिरेशन में वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या रिलीज हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन में वाटर, और ये बाकी सब वैक्यूल या फिर लीव्स में स्टोर कर दिया और लीव्स गिर गई तो उनका एक्सक्रीशन कंप्लीट हो गया। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से आता है, एक तो होगा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, इसके बाद क्या होगा, हाउ इज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी रेगुलेटेड। हमारी बॉडी में जो यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है वो कौन रेगुलेट करता है या कैसे रेगुलेट होता है, वो डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी में कितना सारा वेस्ट है या फिर कितना हमारी बॉडी में एक्सेस वाटर है जिसको निकलने की जरूरत है। और वो रेगुलेट करता है ADH हार्मोन, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन रेगुलेट करता है कि हमारी बॉडी में ये हार्मोन तब रिलीज होता है अगर हमारी बॉडी में कम वाटर हो। और आपने देखा होगा अगर हम पूरे दिन में कम वाटर ड्रिंक करते हैं तो हमारा जो यूरिन होता है वो काफी कॉन्सेंट्रेटेड होता है, गाढ़ा सा, और अगर वाटर बहुत ज्यादा है तो डाइल्यूट यूरिन सिक्रीट होता है। तो अमाउंट ऑफ यूरिन सिक्रीटेड डिपेंड्स अपॉन dissolved salts, waste products and excess water in our body. It is also regulated by ADH hormone. So this was all about excretion in human beings and plants. Also this was all about life processes. So I hope you liked the video, and if you did, please share this video with your friends as well. If you have any doubts related to this chapter or any topic, you can comment down below. I'll be there to answer them. Thanks for watching. I hope you all have a nice day. Thank you.